हेलो बच्चों, मैं संतोष कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल संतोष टीचिंग हब में। और बच्चों, आज हम लोग इस सेशन में जो है क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 जो है सिविक्स का इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, उसका जो है टॉपिक नंबर 3.3 है ना, व्हाट मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक, इसको करेंगे। तो चलिए आज का सेशन जो है स्टार्ट करते हैं और अपने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन की ओर चलते हैं, है ना। आपका टॉपिक है आज का व्हाट मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक। देखिए, बोला जा रहा है कि भारत में जो इलेक्शंस होते हैं, इंडिया में जो इलेक्शंस होता है, वो इलेक्शंस डेमोक्रेटिक कैसे होता है, वो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कैसे होता है, और वो इलेक्शंस इंडिया को डेमोक्रेटिक नेशंस के रूप में जो है कैसे जो है प्रेजेंट करता है। We get to read a lot about unfair practices in elections। देखिए, हम लोग को नॉर्मली सुनने को यह मिल जाता है कि इलेक्शंस में जो है अनफेयर प्रैक्टिसेस होते हैं, है ना। अनफेयर प्रैक्टिसेस होता है, माल प्रैक्टिसेस किए जाते हैं। न्यूज़पेपर एंड टेलीविजन रिपोर्ट्स ऑफन रेफर टू सच एलिगेशंस। देखिए, बोला जा रहा है कि न्यूज़पेपर्स में, टेलीविजन्स में, रेडियो में आपको ये सुनने को मिल जाएगा, ये देखने को मिल जाएगा कि कैसे जो है आरोप लगाए जाते हैं और कैसे न्यूज़ आती है कि अनफेयर प्रैक्टिसेस जो है इलेक्शंस में किए जा रहे हैं। कोई मनी के बदौलत, पैसे के बदौलत जो है वोट खरीदने की कोशिश कर रहा है, कोई किसी को डरा कर जो है, धमका कर जो है वोट खरीदने की कोशिश कर रहा है, कोई जो है बूथ कैप्चरिंग कर रहा है। तो ये एलिगेशंस जो है, ये आरोप जो है हम लोग को सुनने को मिल जाता है, और ये टेलीविजन में, न्यूज़पेपर्स में और आपका रेडियो वगैरह में, सारा में, हर जगह जो है वो देखने को मिल जाता है। मोस्ट ऑफ दीज रिपोर्ट्स आर अबाउट द फॉलोइंग। देखिए, ज़्यादातर ये जो रिपोर्ट्स होती है वो किस बारे में होती है, वो कौन कौन सी एलिगेशंस होती है, आरोप कौन कौन सा लगता है, वो देखिए। आपका फर्स्ट है इंक्लूजन ऑफ फॉल्स नेम्स एंड एक्सक्लूजन ऑफ जेन्यून नेम्स इन द वोटर लिस्ट। देखिए, आपने पढ़ा था इलेक्टोरल रोल, है ना, वोटर लिस्ट। तो बोला जा रहा है कि ये जो वोटर लिस्ट है ना, वोटर लिस्ट में कई ऐसे नामों को जोड़ा जाता है ना, जो उस कंस्टिट्यूएंसी का वो पीपल, वो लोग, वह व्यक्ति, वह पर्सन जो है नहीं बिलोंग करता है। जैसे किसी खास कंस्टिट्यूएंसी के रहने वाले लोग ही ना उस कंस्टिट्यूएंसी में वोट देंगे। मेरा कंस्टिट्यूएंसी ये है, हम यहीं रहते हैं, इसी एरिया में रहते हैं, तो यही रहने वाले लोग जो है वोट कास्ट करेंगे उस कंस्टिट्यूएंसी में। लेकिन बोला जा रहा है कि कई बार ऐसा सुनने को मिल जाता है कि कोई पर्सन जो है उस कंस्टिट्यूएंसी का नहीं है, फिर भी वोटर लिस्ट में उसका नाम है। और जो जेन्युइन पीपल होते हैं, जो सच में जो लोग होते हैं, वास्तविक जो लोग होते हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाता है और फॉल्स नाम चढ़ाकर जो है वो वोटर लिस्ट में वो ऐड कर दिया जाता है। तो ये हम लोग को नॉर्मली सुनने को मिलता है। सेकंड है मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज एंड ऑफिशियल्स बाय द रूलिंग पार्टी। देखिए, बोला जा रहा है कि ये जो फैसिलिटीज है रूलिंग पार्टी के द्वारा जो है, रूलिंग पार्टी के द्वारा जो आपका है गवर्नमेंट का जो है फैसिलिटीज को जो है क्या करते हैं, आप मिसयूज करते हैं। बहुत सारे नेताजी के, आप पहले वाले वीडियो में भी बताया गया है कि जो फैसिलिटीज होती है ना, गवर्नमेंट फैसिलिटी जो मिलती है ना, गवर्नमेंट फैसिलिटीज जो मिलती है उस फैसिलिटीज का मिसयूज करते हैं। नेक्स्ट है एक्सेसिव यूज ऑफ मनी बाय रिच कैंडिडेट एंड बिग पार्टीज एंड। देखिए, बोला जा रहा है कि जो बड़े बड़े जो अमीर जो है कैंडिडेट होते हैं, वो पैसे से जो है वोट खरीदने की कोशिश करते हैं, है ना, वो अफेक्ट करते हैं पैसे से, मनी से, है ना। देखिए, एक्सेसिव यूज ऑफ मनी बाय रिच कैंडिडेट, जो अमीर कैंडिडेट होगा वो ज़्यादा पैसा खर्च करने की कोशिश करेगा, वो जो है वोट खरीदने की कोशिश करेगा। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका इंटिमिडेशन ऑफ वोटर्स एंड रिगिंग ऑन द पोलिंग डे। देखिए,
इंटिमिडेशन ऑफ वोटर्स, मतलब वोटर्स को क्या किया जाता है, डराया जाता है, वोटर्स को क्या किया जाता है, धमकाया जाता है। साथ में रिगिंग की बात हो रही है। रिगिंग आप नॉर्मली सुनने को मिल जाता होगा कि कहीं किसी जो है बूथ, क्या हुआ, बूथ कैप्चरिंग जो आप सुनते हैं, बूथ कैप्चरिंग, बूथ कैप्चरिंग है ना, कि बूथ को ही कैप्चर कर लिया है ना, और किसी को दूसरे व्यक्ति को जो है वोट डालने नहीं दिया गया, जिसने कैप्चर किया सिर्फ वही वोट डालता जा रहा है। तो ये नॉर्मली जो है न्यूज़पेपर वगैरह में सुनने को मिल जाता है हम लोगों को। देखिए आगे है आपका, मेनी ऑफ दीज रिपोर्ट्स आर करेक्ट, बोला जा रहा है जो ये रिपोर्ट्स है, बहुत सारे रिपोर्ट्स आपको ये सच में ये सामने देखने को मिल जाएगा, सुनने को मिल जाता है ना। वी फील अनहैप्पी, हम लोगों को दुख होता है, बिल्कुल दुख होगा भाई। वन वोट का वैल्यू बहुत है, एक वोट से हार और जीत हो सकती है, लेकिन जो है कोई बूथ कैप्चरिंग कर रहा है, कोई पैसे से जो है क्या कर रहा है, कोई पैसे से जो है वोट खरीदने की कोशिश कर रहा है। तो हम लोगों को दुख होती है सुनकर, ये सारे रिपोर्ट्स को सुनकर दुख होती है। और जब ये पढ़ते हैं रिपोर्ट्स को तो अनहैप्पी फील करते हैं। बट फॉर्चुनेटली दे आर नॉट ऑन सच ए लार्ज स्केल और अ स्केल सो एज टू डिफीट द वेरी पर्पस ऑफ इलेक्शंस। लेकिन ये बहुत बड़े पैमाने पे नहीं होता है। जैसे लोकसभा का टोटल कंस्टिट्यूएंसी कितना है ना, 543, 543। अब समझिएगा 543 सीट्स पे ये न्यूज़ सुनने को नहीं मिलता है ना, 2-4 सीट्स पे ऐसे होते हैं सुनने को मिलता है, और वो भी समय के अनुसार से जो है वो क्या हो जाएगा, वो भी उसमें सुधार किया जाएगा, वो भी सही हो जाएगा। तो वही बातें यहाँ पे बोली जा रही है। दिस बिकम्स क्लियर इफ वी आस्क ए बेसिक क्वेश्चन, कैन ए पार्टी विन एन इलेक्शन एंड कम टू पावर नॉट बिकॉज इट हैज ए पॉपुलर सपोर्ट बट थ्रू इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस, है ना। देखिए बोला जा रहा है कि क्या, एक क्वेश्चन सबसे पूछा जा रहा है कि क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट जो है, कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है ये माल प्रैक्टिसेस कर कर जो है पावर में आ सकती है, रूल कर सकती है, शासन में आ सकती है। तो इतने बड़े पैमाने पे, हाँ 2-4 सीट पे जो है ये कर सकती है धांधली, लेकिन टोटल सीट पे जो है वो माल प्रैक्टिसेस यूज नहीं कर सकती है। वो जो है मनी और मसल्स का पावर का यूज करते हुए जो है कंप्लीटली रूप से जो है वो पावर में नहीं आ सकती है। 1-2 सीट को छोड़ देते हैं, 4 सीट को जो सीट होगा उसको छोड़ देते हैं, तो सारे सीटों पे जो है ये बाबू ये ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मनी एंड मसल्स पावर का माल प्रैक्टिसेस का यूज करके वो पावर में आ जाए। दिस इज अ वाइटल क्वेश्चन, बोला जाए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट अस केयरफुली एग्जामिन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आपका नेक्स्ट टॉपिक है इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। One simple way of checking whether elections are fair or not is to look at the who conducts the election। देखिए बोला जाए कि एक सिंपल सा तरीका है चेक करने का, क्या चेक करने का, कि इलेक्शंस जो हो रहा है वो फेयर सही ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा, और इस इलेक्शंस को कंडक्ट जो है कौन करवाता है। आर दे इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट, क्या वो इंडिपेंडेंट जो है इलेक्शंस करवाई जाती है, इलेक्शंस करवाने वाला जो है जो कमीशन होता है क्या वो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, और कैन द गवर्नमेंट और द रूलिंग पार्टी इन्फ्लुएंस और प्रेशराइज देम, और या क्या जो रूलिंग पार्टी है, जो सरकार में जो पॉलिटिकल पार्टी है या जो गवर्नमेंट है, क्या उस व्यक्ति को या उस कमीशन को प्रेशराइज कर सकती है, क्या वो इन्फ्लुएंस कर सकती है। डू दे have enough powers to be able to conduct free and fair elections। देखिए क्या जो इलेक्शंस करवाते हैं क्या उनके पास इतना पावर है कि वो फ्री एंड फेयर तरीके से सही ढंग से जो है इलेक्शंस को करवा पाते हैं। डू दे एक्चुअली यूज दिस पावर्स, और क्या उनके पास जो पावर है जो दिया गया है क्या वो इस पावर का यूज करते हैं, सच में क्या वो करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे है ना।
तो बोला जा रहा है द आंसर टू ऑल दिस क्वेश्चंस इज क्वाइट पॉजिटिव फॉर आवर कंट्री। देखिए अपने कंट्री में बोला जा रहा है, अपने देश में इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, पॉजिटिव वे में है, अच्छे वे में है। In our country, elections are conducted by an independent and very powerful election commission। देखिए बोला जाए कि अपने देश में जो है इलेक्शन कंडक्ट करवाने का, इलेक्शन करवाने का जो जिम्मेदारी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किसको दी गई है, वो दी गई है, ध्यान रखिएगा, इलेक्शन कमीशन को, है ना, किसको, इलेक्शन कमीशन को। और वो इलेक्शन कमीशन, है ना, चुनाव आयोग, है ना, वो इलेक्शन कमीशन क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, आजाद होता है, वो अपने स्वतंत्र होता है, वो अपने तरीके से जो है वो काम करता है। इट enjoys the same kind of independent that जुडिशियरी enjoys। देखिए बोला जा रहा है कि ये वैसा ही आजादी जो है यूज करती है, आजादी उसके पास है जैसा जुडिशियरी के पास है। जुडिशियरी में क्या है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है, जो या गवर्नमेंट जो है जुडिशियरी को जो है प्रेशराइज नहीं करती, वो इंडिपेंडेंट होती है, वो स्वतंत्र है, वो अपने तरीके से जो है फैसला सुनाती है। उसी तरीके से काम आपका कौन करता है, इलेक्शन कमीशन करता है, इंडिपेंडेंट होकर काम करता है। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। देखिए बोला जा रहा है वो तो इलेक्शन कमीशन था, चुनाव आयोग था, है ना, तो बोला जाए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन जो है, सीईसी को, है ना, फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। और साथ में याद क्या रखना है, सीईसी को अपॉइंट कौन करता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो है अपॉइंट कौन करता है, तो उस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। जो भारत के प्रेसिडेंट होंगे वो जो है सीईसी के मेंबर को क्या करेंगे, पर्सन को क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे। बट वंस अपॉइंटेड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज नॉट आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट कर लेते हैं तो अपॉइंट होने के बाद जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो प्रेसिडेंट को आंसरेबल नहीं होता है ना। साथ में और द गवर्नमेंट, वो सरकार के या गवर्नमेंट के ऊपर जो है आंसरेबल, गवर्नमेंट के लिए आंसरेबल नहीं होती है। आंसरेबल नहीं होती है कहने का मतलब वो स्वतंत्र होकर काम करता है, किसी के अंडर रहकर जो है काम नहीं करती है, वो फ्री होकर काम करती है। इवन इफ द रूलिंग पार्टी और द गवर्नमेंट डज नॉट लाइक what the commission does, it is virtually impossible for it to remove the CEC। देखिए बोला जा रहा है कि यहां तक कि रूलिंग पार्टी या जो सरकार होती है, जो गवर्नमेंट होती है, हो सकता है कि जो इलेक्शन कमीशन कर रही है वो उस रूलिंग पार्टी को या सरकार को वो पसंद ना आए, लेकिन पसंद नहीं आए, ना आ सकता है, उसके द्वारा जो काम किया जा रहा है ना, वो हो सकता है कि रूलिंग पार्टी या गवर्नमेंट को पसंद ना आए। इसीलिए बोला जा रहा है वो फ्री एंड फेयर तरीके से काम करती है। इलेक्शन कमीशन जो है फ्री होकर काम करती है। साथ में इलेक्शन कमीशन को जो है ना, यह इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करना, है ना, हटाना, यहां देखिएगा रिमूव करना क्या है, इम्पॉसिबल है। हाँ, एक्सट्रीम कंडीशन में, बहुत रेयर कंडीशन में उसको हटाया जा सकता है, लेकिन उसको हटाना इतना आसान नहीं है। इसलिए बोला गया वर्चुअली इम्पॉसिबल, मतलब उसको हटाया नहीं जा सकता है। देखिए वेरी फ्यू इलेक्शन कमीशंस इन द वर्ल्ड हैव सच वाइड रेंजिंग पावर्स। बोला जा रहा है कि दुनिया में जितने भी इलेक्शन कमीशंस हैं उसमें से जो है शायद ही किसी इलेक्शन कमीशन में के पास जो है इतना पावर जो है दिया गया है। जैसे यहाँ पे कुछ पावर्स दिए गए हैं, यहाँ से आपका क्वेश्चंस पूछा जा सकता है ना, व्हाट आर द पावर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन, है ना, व्हाट आर द पावर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन, है ना, पावर्स ऑफ
इलेक्शन कमीशन। ये आप जो है पॉइंट्स जो दिए गए हैं वो यहां से आप लिख सकते हैं, है ना। तो चलिए इलेक्शन कमीशन का क्या क्या पावर है उसको देखने की कोशिश करते हैं, उसको करते हैं। इलेक्शन कमीशन टेक्स डिसीजन ऑन एवरी एस्पेक्ट of conduct and control of elections from the announcement of elections to the declaration of result। देखिए बोला जाए कि इलेक्शन कमीशन जो है हर तरह का डिसीजन लेती है ना, कंट्रोल करती है। जब इलेक्शंस का डेट अनाउंस होता है, उस डिक्लेरेशन से, डेट का डिक्लेरेशन से, अनाउंसमेंट से लेकर जो है आपका रिजल्ट तक जो है पूरा पावर या जो है कौन कंट्रोल करता है, पावर का यूटिलाइज कौन करता है, इलेक्शन कमीशन करता है। गवर्नमेंट उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है ना। तो पुलिस होती है ना, जो एडमिनिस्ट्रेटिव होती है किसी जगह का, वो एडमिनिस्ट्रेटिव भी जो है किसके अंडर काम करता है, इलेक्शंस के दौरान इलेक्शन कमीशन के लिए काम करता है। इट इंप्लीमेंट्स द कोड ऑफ कंडक्ट एंड पनिशेस एनी कैंडिडेट और पार्टी दैट वायलेट्स इट। देखिए बोला जा रहा है कि जब इलेक्शंस होता है तो उस दौरान जो है कोड ऑफ कंडक्ट आपने पढ़ा होगा पिछले सेशन में, है ना, आचार संहिता, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसको जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट बनाती है, कानून बनाई है ना, कुछ नियम और कानून है। तो उस कोड ऑफ कंडक्ट को जो है इंप्लीमेंट करती है। और अगर जो है उस कोड ऑफ कंडक्ट को कोई क्या करता है, कोई वायलेट करता है, तो उस कंडीशन में उस समय जो है क्या किया जाएगा, उस कैंडिडेट को या पॉलिटिकल पार्टी को क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा, है ना। ड्यूरिंग द इलेक्शन period, the EC can order the government to follow some guidelines to prevent use and misuse of governmental power to enhance its chances to win elections or to transfer some government officials। देखिए बोला जा रहा है कि जब इलेक्शंस होता है ना, इलेक्शंस के दौरान क्या है, इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट को ऑर्डर कर सकती है, उसके इशारे पे काम करती है ना। कुछ गाइडलाइंस इलेक्शन कमीशन जो है कुछ गाइडलाइंस जारी करती है, निर्देश जारी करती है, कुछ डायरेक्शंस देती है ना। और उस डायरेक्शंस को जो है उस गवर्नमेंट को क्या करना होगा, फॉलो करना होगा, मानना होगा। साथ में गवर्नमेंटल पावर को मिसयूज होने से वो रोकती है ना। इलेक्शंस का समय है, किसी एसपी साहब को, डीएसपी साहब को कौन ट्रांसफर कर देता है इलेक्शंस के दौरान, इलेक्शन कमीशन करता है, ताकि जो है चुनाव फेयर एंड फ्री एंड फेयर तरीके से हो सके, सही तरीके से, सही ढंग से चुनाव हो सके। तो वो ट्रांसफर भी करती है गवर्नमेंट ऑफिसर्स का, कुछ अधिकारियों का ट्रांसफर भी किया जाता है। और ये ट्रांसफर वगैरह कौन करता है, इलेक्शन कमीशन करती है, कोई गवर्नमेंट नहीं करती है उस समय। तो ये पावर्स दिए गए हैं, है ना। When on election duty, government officers work under control of the EC and not the government। देखिए इलेक्शन ड्यूटी के समय, समझिएगा, इलेक्शन ड्यूटी के समय जो है जो गवर्नमेंट ऑफिसर होता है वो किसके अंडर काम करता है, किसके लिए काम करता है, वो काम करता है इलेक्शन कमीशन के अंडर, है ना। वो किसके अंडर काम करता है, इलेक्शन कमीशन के अंडर काम करता है। In the last 25 years or so, the election commission has begun to exercise all its power and even expand them। देखिए बोला कि पिछले 25 वर्षों में क्या हुआ है, देखा गया है कि इलेक्शन कमीशन जो है ये सारे पावर को यूज कर रही है, एक्सरसाइज कर रही है, और अपना पावर धीरे धीरे और जो है बढ़ाते ही जा रही है। इट इज वेरी कॉमन नाउ फॉर द इलेक्शन कमीशन to reprimand the government and administration for their lapses। देखिए बोला गया है कि आज के डेट में ये बहुत कॉमन हो गया है क्या, कि इलेक्शन कमीशन क्या करती है, फटकार लगाती है, डांटती भी है गवर्नमेंट को, है ना।
गवर्नमेंट को क्या करती है, रिप्रीमांड भी करती है, डांटती भी है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उनकी कमियों के लिए जो है उनको पनिश भी करती है, उसको रिप्रीमांड भी करेगा, डांटेगा, फटकार भी लगाएगा। व्हेन election officials come to the opinion that polling was not fair in some booths or even an entire constituency, they order a repoll। अब देखिए, जब इलेक्शन कमीशन को, है ना, इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन के दौरान जो ऑफिसर्स काम करते रहते हैं और जब उनको यह पता चलता है या भनक लगती है कि किसी बूथ पे जो है, किसी बूथ पे जो है वोटिंग जो है फेयर तरीके से नहीं हुआ है, सही ढंग से नहीं हुआ है, बूथ कैप्चरिंग है, वोट देने से जो है रोका गया है, डराया गया है, वोट दे, पैसा देकर जो है वोट क्या किया जा रहा है, खरीदा जा रहा है। अगर ये इलेक्शन कमीशन को ये जानकारी मिलती है, ऑफिसर्स को ये जानकारी होती है कि किसी बूथ पे या पूरे जो है उस कंस्टिट्यूएंसी में, है ना, उस कंस्टिट्यूएंसी में बहुत सारे बूथ बनाए जाएंगे जहां पे वोटिंग दी जाएगी, है ना, तो अगर पता चलता है कि किसी एक बूथ पे जो है वोटिंग जो है सही तरीके से नहीं किया गया या पूरे कंस्टिट्यूएंसी में जो है वोटिंग सही ढंग से नहीं किया गया है, तो उस कंडीशन में जो है इलेक्शन कमीशन क्या करवा सकता है, रीपोल करवा सकता है, दोबारा से जो है वोटिंग करवा सकता है। द रूलिंग पार्टीज ऑफन डू नॉट लाइक व्हाट द इलेक्शन कमीशन डज। और बोला जा रहा है जो रूलिंग पार्टी होती है वो इलेक्शन कमीशन के इस डिसीजन से जो है कभी खुश नहीं होती है, बट दे हैव टू ओबे, लेकिन उनको क्या करना होगा, उनके इस ऑर्डर को मानना ही होगा, ओबे करना होगा। दिस वुड नॉट हैव happened if the election was not independent and powerful। और बोला जा रहा है कि ऐसा नहीं होता, कब ऐसा नहीं होता, अगर इलेक्शन कमीशन जो है इंडिपेंडेंट नहीं होता, आजाद नहीं होता, इतना पावरफुल नहीं होता, तो ये सारे पावर को वो यूटिलाइज नहीं कर पाता, है ना, रीपोल का जो है ऑर्डर वो जारी नहीं कर सकता। तो ये पावर्स थे। अब देखिए यहां पे जो दिया हुआ है आपके बुक में, ये इलेक्शन कमीशन, है ना, इलेक्शन कमीशन का जो है पावर आपसे पूछा जा रहा है, बताइए इलेक्शन कमीशन ने क्या अपना पावर जो है यूटिलाइज किया है या नहीं किया है। आपका नेक्स्ट टॉपिक है पॉपुलर पार्टिसिपेशन। देखिए पॉपुलर पार्टिसिपेशन, अब बोला जा रहा है कि लोगों का जो है भागीदारी, पीपल्स पार्टिसिपेशन, है ना, बोलते हैं ना कि इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक नेशन इन विच पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, डेमोक्रेसी का डिफिनेशन है। तो बाबू यहाँ पे देखिएगा कि पार्टिसिपेशन बहुत बड़ा रोल निभाता है एक डेमोक्रेटिक नेशन में, जो है ना, पॉपुलर पार्टिसिपेशन या पीपल्स पार्टिसिपेशन जो है एक डेमोक्रेटिक नेशन में इसका रोल बहुत बड़ा है। Another way to check the quality of the election process is to see whether people participate in with enthusiasm। देखिए बोला जा रहा है कि दूसरा तरीका यह है कि इलेक्शंस का क्वालिटी क्या है, सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो क्या देखना पड़ेगा, वो ये देखिए कि लोग जो है इलेक्शंस में भागीदार हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इलेक्शंस में शामिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, पार्टिसिपेट जो है कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। If the elections process is not free or fair, people will not continue to participate in the exercise। देखिए बोला जा रहा है कि अगर इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर नहीं हो, सही ढंग से इलेक्शंस नहीं करवाया जाए, तो लोगों की रुचि जो होती है ना, जो स्पिरिट होगा वो डाउन होगा और वो जो है पार्टिसिपेट करना फिर नहीं चाहेंगे, नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे कोई कंस्टिट्यूएंसी ले लीजिए, यहां से कोई कैंडिडेट खड़ा है, दो कैंडिडेट है, तो यहाँ पे क्या है कि लोग जो है वोट देने जाएंगे। अब वोट देने जाएंगे बाबू तो लोग चुनेंगे ना अपना रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन अब समझिए कि अगर कोई कैंडिडेट जो है अपना जो है
माल प्रैक्टिसेस करता है या अनफेयर ट्रिक्स यूज करता है, मिसयूज करता है पावर का, मनी का, तो क्या होगा कि हमेशा वो जो है क्या होगा, बूथ कैप्चरिंग करेगा, वोट को खरीदने की कोशिश करेगा, लोगों को डराने की कोशिश करेगा। तो वापस जो है वो लोग जो है, जो उस कंस्टिट्यूएंसी के लोग हैं, वो वोट देने से क्या करेंगे, मना कर देंगे, नहीं जाएंगे वोट देने, इंटरेस्ट नहीं रहेगा उनका। क्यों इंटरेस्ट नहीं रहेगा? इंटरेस्ट इसलिए नहीं रहेगा, क्यों भाई, वो पहले से उनके माइंड में आ जाएगा कि ये वोट तो सारा क्या कर लिया है, खरीद लिया है, हम लोग को वोट देने ही नहीं देगा, डराया है, धमकाया है, जाएंगे तो हो सकता है मार दे। तो यही बातें यहाँ भी बोली जा रही है कि अगर इलेक्शन का प्रोसेस जो है फ्री और फेयर वे में नहीं हो, इलेक्शन का प्रोसेस जो है फेयर और फ्री नहीं हो, तो लोग जो है पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। नाउ रीड दिस चार्ट्स एंड ड्रॉ सम कंक्लूजन अबाउट पार्टिसिपेशन इन इंडिया। अब बोला जा रहा है कि इस चार्ट को पढ़िए और कंक्लूजन निकालिए, कुछ निष्कर्ष निकालिए। देखिए, ये बोला जा रहा है कि वोटर टर्नआउट इन इंडिया एंड द यूके। देखिए, वोटर टर्नआउट का मतलब क्या हुआ, समझिएगा। वोटर टर्नआउट का मतलब, जो जिनका नाम, जो व्यक्ति जिसका नाम जो है वोटर लिस्ट में है, और उस वोटर लिस्ट में से जो पर्सन ने क्या किया, वोट डालने गए हैं, जिसने वोट दिया है, वही क्या कहलाएगा, वोटर टर्नआउट। मतलब वोटर लिस्ट में 1 लाख है, वोटर लिस्ट में जो है 1 लाख लोगों का जो है नाम ऐड है, लेकिन इसमें से हो सकता है कि 80,000 लोग ही वोट डालने जाए, वोट कास्ट करने जाए। तो वोटर टर्नआउट कितना हुआ, वोटर टर्नआउट हुआ आपका 80,000, 80K, है ना। लेकिन वोटर लिस्ट में नाम कितना है, 1 लाख है, 1 लाख है। लेकिन वोटर टर्नआउट का जो है हुआ कि उस वोटर लिस्ट में से जितने वो वहां पे उस कंस्टिट्यूएंसी में वोट डालने वाले लोग हैं, उसमें से कितने लोग जो है वोट डालने गए हैं, जिन्होंने वोट दिया है, वही क्या कहलाता है, वोटर टर्नआउट कहलाता है। तो वोटर टर्नआउट का जो है यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है। आप यहाँ पे देखिए क्या कि ये है आपका यूके का, ये जो है आपका यूके का है, और दूसरा है आपका क्या, इंडिया का। ये जो है आपका चार्ट दिया हुआ है, उसमें देखिए कि इंडिया में जो है ग्राफ क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। इंडिया का ग्राफ क्या हो रहा है, वोटर जो है टर्नआउट कितने परसेंटेज में, देखिए 56%। अभी कितना दिखा रहा है, 2015 में 66% दिखा रहा है ना। और यहाँ पे देखिए, ये है आपका यूके का जो है 1991 में जो है 78% है, और 2015 में कितना परसेंट रह गया है, 66%। मतलब वोटर है ना, वोट देने वाले लोगों की संख्या जो है, परसेंट जो है यूके में क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, घटता जा रहा है। भारत में क्या हो रहा है, भारत में बढ़ता जा रहा है ना। देखिए, पीपल्स पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन इज यूजुअली मेजर्ड बाय वोटर टर्नआउट फिगर्स। देखिए, लोगों का जो भागीदारी है वो किससे निकाला जाता है, कि लोगों ने, कितने लोगों ने वोट दिया है। बोला जाए कि पीपल्स का पार्टिसिपेशन जो है कैसे मेजर किया जाता है, कैसे निकाला जाता है, तो वोटर टर्नआउट के फिगर से, है ना, वोटर टर्नआउट के फिगर से, मतलब कितने लोगों ने वोट डाला है, इसके हिसाब से हम लोग यह पता लगाते हैं कि पीपल्स का पार्टिसिपेशन उस इलेक्शन में कितना रहा। टर्नआउट इंडिकेट्स द परसेंट ऑफ एलिजिबल वोटर्स हु एक्चुअली कास्ट देयर वोट। ये देखिएगा, टर्नआउट का जो है, यहां से आप डिफिनेशन आप लिख सकते हैं। टर्नआउट का मतलब क्या है, बोला जाए कि टर्नआउट इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है टर्नआउट्स, द परसेंट ऑफ एलिजिबल वोटर्स, जो एलिजिबल वोटर्स हैं, जिनका नाम वोटर लिस्ट में एडेड है, हु एक्चुअली कास्ट देयर वोट, और नाम ऐड होने वालों में से जो लोग क्या करते हैं, अपना वोट कास्ट करते हैं, उसी को क्या बोला गया, टर्नआउट बोला गया। ओवर द लास्ट 50 years द टर्नआउट इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका हैज डिक्लाइन। देखिए, बोला जा रहा है कि पिछले
50 वर्षों में जो वोटर टर्नआउट है यूके में और नॉर्थ अमेरिका में वो क्या हुआ है, डिक्लाइन हुआ है। इन इंडिया द टर्नआउट हैज आइदर रिमेन्ड स्टेबल और एक्चुअली गोन अप। लेकिन भारत में जो है बोला जा रहा है कि भारत में जो है टर्नआउट का जो परसेंटेज है वो क्या हो रहा है, या तो बढ़ा है या समान रहा है, इक्वल रहा है, बराबर रहा है, सेम रहा है, स्टेबल रहा है, स्थिर है ना। भारत में क्या है, या तो बढ़ा है और नहीं तो क्या है, स्टेबल रहा है, ना बढ़ा है ना फिर घटा है। लेकिन आपने ये ग्राफ में देखा होगा, ये ग्राफ में देखे होंगे आप, देखिए भारत का जो है टर्नआउट क्या हुआ है आपका 1991 में, 1991 में कितना परसेंट है, तो आपका 56% है। और 2015 में जो है टर्नआउट कितना है, वो टर्नआउट है 66%। लेकिन यूके का देखिएगा, यूके में बोला जा रहा है कि 78% था 1991 में, और 2015 में कितने परसेंट रह गया, 66% रह गया। इसलिए बोला गया कि भारत में जो टर्नआउट है वो क्या हुआ, गोन अप, मतलब बढ़ा है, या तो फिर स्थिर रहा हल्का उतना ही। एवरेज को लेकर देखिए यहाँ 58 है, 62 है, फिर 60 है ना, फिर 66 है, ये तो ये बढ़ा है। देखिए नेक्स्ट है आपका, इन इंडिया द पुअर इलिटरेट एंड अंडर प्रिविलेज पीपल वोट इन लार्ज प्रोपोर्शन एज कंपेयर टू द रिच एंड प्रिविलेज सेक्शंस। देखिए भारत में जो वोटर टर्नआउट है उसके बारे में बोला जा रहा है कि भारत में सबसे ज्यादा जो है वोट देने वाले लोग जो है वो कौन होते हैं, तो बोला जा रहा है कि पुअर पीपल होते हैं, इलिटरेट लोग हैं, अंडर प्रिविलेज पीपल है ना, अनपढ़ लोग, गरीब लोग, ज्यादातर लोग जो है भारत में वोटिंग देते हैं, वोट कास्ट करते हैं। किसके कंपैरिजन में, अमीरों के कंपैरिजन में। मतलब अमीर से ज्यादा जो है वोट जो है भारत में कौन देता है, गरीब देता है, अनपढ़ देता है, पढ़ा लिखा से ज्यादा जो है अनपढ़ देता है, सिंपल सी भाषा में कहिए। दिस इज इन contrast to Western democracies. For example, in the United States of America, poor people, African Americans, and Hispanics vote much less than the rich and the white people. देखिए लेकिन ठीक इसका उल्टा कहाँ है, अमेरिका की बात बता रहा है कि अमेरिका में जो है क्या है, कि अमेरिका में जो है जो पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, है ना, वो वोट ज्यादा देते हैं। और जो आपका कौन, अफ्रीकन अमेरिकन है, अमेरिकन है, पुअर पीपल है अमेरिका में, है ना, वो कम वोट डालने जाते हैं। देखिए पुअर पीपल, अमेरिका की बात कर रहा है कि पुअर पीपल क्या है, कम देता है, गरीब लोग जो है वहां पे कम वोटिंग देने जाते हैं, वोट कास्ट करने जाते हैं। वहां पे अमीर लोग, रिच पीपल जो है ज्यादा वोट देने जाते हैं। भारत में ठीक उसका क्या है, उल्टा है ना, भारत में क्या है, उल्टा है। भारत में गरीब लोग, अनपढ़ लोग ज्यादातर वोट देते हैं, है ना, उनका टर्नआउट ज्यादा होता है अमीरों से, पढ़े लिखों से। लेकिन अमेरिका में ठीक क्या है, इसका उल्टा है। देखिएगा देखिएगा यहाँ पे बोला जा रहा है, देखिए अपर कास्ट के लोग 56% जो है भारत का, ये इंडिया का है ना, ये इंडिया का है वोटर टर्नआउट। सोशल ग्रुप्स में जो बांटा हुआ है उस सोशल ग्रुप्स के बारे में दिया हुआ है कि इंडिया में अपर कास्ट के लोग जो है कितने परसेंट वोट देते हैं, तो 56%। और ओबीसी के लोग 58%, एससी के लोग 60%, एसटी के लोग 61%। मतलब जो उच्च वर्ग के लोग हैं, अपर कास्ट के लोग हैं, यहाँ पे भारत में वो कम देते हैं वोट, वोट कास्ट करने कम लोग जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा कौन जा रहा है वोट कास्ट करने, ओबीसी, एससी, एसटी। ठीक इसका उल्टा कहाँ होगा, अमेरिका में। अमेरिका में जो व्हाइट्स पीपल है, जो रिच पीपल है ना, जो एजुकेटेड है, वो ज्यादातर वोट डालने जाते हैं। और ब्लैक पीपल 56%, और हिस्पैनिक जो है 28% मात्र देने जाते हैं, है ना। तो ये डिफरेंस है इंडिया और आपका
यूएसए में। अब देखिए थर्ड है आपका common people in India attach a lot of importance to elections. They feel that though elections they can bring pressure on political parties to adopt policies and programs favorable to them. They also feel that their vote matters in the way things are run in the country. देखिए बोला जा रहा है कि भारत में क्या है कि जो कॉमन पीपल हैं, भारत में क्या है कि कॉमन पीपल जो है वो जो है उनके अंदर जो है इलेक्शंस के बारे में इम्पोर्टेंस क्या है, बहुत बड़ा है, ज्यादा होता है। सोचते क्या है, वो प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं कि अगर हम लोग जो है इलेक्शंस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज को, उस गवर्नमेंट को, है ना, वो क्या कर सकते हैं, प्रेशराइज कर सकते हैं, वो पॉलिसी बनाने के लिए प्रेशराइज कर सकते हैं, हमारे लिए नीतियों का जो है बनाने के लिए जो है, प्लानिंग करने के लिए जो है हम प्रेशराइज कर सकते हैं, हमारे लिए लॉज बनाने के लिए जो है प्रेशराइज कर सकते हैं, है ना। दे ऑल्सो फील दैट देयर वोट मैटर्स इन ए वे, बोला जा रहा है उनको यह भी लगता है कि उनके वोट का महत्व क्या है, काफी है उनके लिए, एक वोट का मैटर है ना बहुत करता है, एक वोट का महत्व जो है काफी है। यहाँ पे देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि डू यू थिंक योर वोट मेक्स ए डिफरेंस, क्या आपका वोट जो है कोई अंतर लाता है ना, उसका महत्व है। तो यहाँ पे 67% बोल रहे हैं या हमारे वोट का जो है महत्व काफी ज्यादा हैज इफेक्ट, इसका असर होता है। आपका 18% जो है बोल रहे हैं कि नहीं, हमारे वोट का कोई इफेक्ट नहीं होता है, और 15% क्या बोल रहे हैं, डोंट नो, हमें जानकारी नहीं है इफेक्ट होता है या नहीं होता है, प्रभाव करता है या नहीं करता है। अब देखिए फोर्थ है आपका द इंटरेस्ट ऑफ वोटर्स इन इलेक्शन, द इंटरेस्ट ऑफ वोटर्स इन इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज हैज बीन इंक्रीजिंग ओवर द ईयर्स। देखिए बोला जा रहा है कि ये जो वोटर्स का जो इंटरेस्ट है ना, जो एक्टिविटीज है पिछले कुछ वर्षों में क्या हुआ है, बढ़ा है। कुछ व्यक्ति हर 7% में से जो है कुछ लोग सुनने को मिल जाएगा कि वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से क्या है, लिंक्ड है, जुड़ा हुआ है। ड्यूरिंग the 2004 elections more than 1/3 voters took part in campaign related activity। देखिए बोला जा रहा है कि पिछले कुछ वर्षों में एक्टिविटीज जो है लोगों का बढ़ा है ना, इलेक्शंस में एक्टिविटी क्या हुआ, बढ़ा है, पार्टिसिपेशन क्या हुआ, बढ़ा है। कैसे बढ़ा है, तो बोला जा रहा है कि 2004 के इलेक्शंस में क्या है कि 1/3, मोर देन 1/3 मतलब 1/3 से ज्यादा जो है क्या है, वोटर्स जो है किसी न किसी कैंपेन से जुड़े थे, है ना, प्रचार से जुड़े थे, किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी का कैंपेन करते हुए देखने को मिला था। मोर देन half of the people identified themselves as being close to one or other political party। और बोला जा रहा है कि आधा से ज्यादा लोग जो है, मोर देन हाफ, आधा से ज्यादा लोग जो है वो क्या बोलते हुए सुनते हैं या क्या सुना गया है, क्या देखा गया है कि आधा से ज्यादा लोग जो है वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से क्या है, जुड़ा है ना। 1/3 में बताया कि 1/3 के लोग के बारे में बताया, 1/3 के बारे में कि किसी न किसी कैंपेन से वो जुड़े हैं, है ना, प्रचार हो रहा है, चुनाव प्रचार हो रहा है, वो कैंपेनिंग में गए हैं, तो 1/3 लोग जो है कैंपेनिंग एक्टिविटीज में बिजी है। आपका हाफ से ज्यादा जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी से लिंक्ड है। और बोला जा रहा है आउट ऑफ द एवरी 7 वोटर्स इज ए मेंबर ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी। साथ में यह भी बोला गया कि प्रत्येक 7 वोटर्स में से, है ना, 7 वोटर्स है, 7 वोटर्स में से एक वोटर जो है ना, एक वोटर्स जो है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर बन चुका है। नहीं समझ में आया, है ना, समझ में आ गया होगा कि प्रत्येक 7 लोगों को इकट्ठा कीजिए, है ना, उसी तरीके से 7-7
ग्रुप में बांट दीजिए, लोगों को जो है बांट दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, और उस हर 7 में से एक पर्सन आपको ऐसा मिल जाएगा कि वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा है। Those who participated in any election related activity in India, देखिए 1996 में परसेंटेज है 8% लोग जो है इलेक्शन में या इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटी में क्या थे, वो पार्टिसिपेट किए। 1998 में 13% बढ़ गया, 1999 में 21% बढ़ गया, और 2004 में ये 32% हो गया। मतलब देखिए जैसे जैसे ईयर बढ़ रहा है, आगे जा रहा है, तो लोगों का भागीदारी, लोगों का जो है पार्टिसिपेशन इलेक्शन में क्या होता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है ना। चलिए, ये एक्टिविटी है, उसको देख लीजिएगा। देखिए अब ये आपका एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम है ना, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम है। मतलब इलेक्शन हो गया, उसका जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को जो है सभी लोगों को, हर कैंडिडेट को, हर पॉलिटिकल पार्टी को क्या करना होगा, एक्सेप्ट करना पड़ता है, मानना पड़ता है। One final test of the free and fairness of the election has in the outcome itself. If elections are not free or fair, the outcome always favors the powerful. देखिए बोला जा रहा है कि अगर इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर वे में नहीं हुआ है, अगर नहीं होगा, तो आउटकम जो है हमेशा किसको फेवर करेगा, आउटकम जो है हमेशा फेवर करेगा पावरफुल को, है ना, वो प्रभावित करेगा। अगर इलेक्शन सही ढंग से नहीं किया गया है या नहीं हुआ है, तो रिजल्ट तो उसी के पक्ष में आएगा ना जिसने पैसे देकर वोट खरीदने की कोशिश किया हो, जिसने जो है दूसरे लोगों को जो है वहां के जो वोटर्स को जो है वोट ना डालने के लिए प्रेशराइज किया हो, किसी को डराया हो, किसी को धमकाया हो, तो वो जो है अफेक्ट तो करेगा। तो वही बात यहां बोली जा रही है कि अगर इलेक्शंस फ्री एंड फेयर तरीके में नहीं हुआ है, तो आउटकम हमेशा जो है जो पावरफुल कैंडिडेट है उसके पक्ष में जाएगा। इन सच ए सिचुएशन द रूलिंग पार्टीज डू नॉट लॉस इलेक्शन। अगर ऐसा होता है, फ्री एंड फेयर तरीके से अगर नहीं होता है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि रूलिंग पार्टी जो है वो इलेक्शंस जो है वो नहीं हारेगी, है ना। Usually, the losing party does not accept the outcome of a rigged election. देखिए अब इस कंडीशन में क्या होगा, जो लूजिंग पार्टी होगी, जो पार्टी चुनाव हारेगी, वो पार्टी क्या होगी कि इस आउटकम को, इस रिजल्ट को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगी, है ना। जो रिग्ड इलेक्शन हुआ है, रिग्ड अभी बताया था ना, रिगिंग मतलब बताया था क्या, कि जो माल प्रैक्टिसेस होते हैं या बूथ कैप्चरिंग जो होता है ना, तो बूथ कैप्चरिंग वगैरह जो है किसके अंडर में आएगा, रिगिंग वगैरह के अंदर आएगा, इसके अंडर आएगा। तो जो अपोजिशन पार्टी होगी, जो पावर में नहीं आएगी, वो जो है इस रिजल्ट को एक्सेप्ट जो है क्या करेगी, एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेकिन द आउटकम ऑफ द इंडियाज इलेक्शन स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। लेकिन जो आउटकम्स होते हैं इलेक्शंस का, वो अपने आप में क्या बताता है, वो देखिए, द रूलिंग पार्टीज routinely lost elections in India both at the national level and state level। बोला जा रहा है कि रूलिंग पार्टी जो भारत में जो इलेक्शंस होता है, उस कंडीशन में देखिएगा क्या होगा कि जो रूलिंग पार्टी होती है वो अक्सर जो है नेशनल लेवल का जो इलेक्शंस होता है उसमें भी जो है चुनाव हार जाती है, स्टेट लेवल पे जो चुनाव होता है, इलेक्शंस होता है, उसमें भी चुनाव हार जाती है ना। इसका मतलब क्या है कि अपना सीईसी जो है, चीफ इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमीशन जो है आपका क्या है, इंडिपेंडेंटली रूप से जो है, इंडिपेंडेंट होकर जो है वो काम कर रही है।
In fact, in every 2 out of the 3 elections held in India last 25 years, the ruling party lost. बोला जा रहा है कि पिछले 25 वर्षों में ऐसा देखा गया है, पिछले 25 वर्षों में ऐसा देखा गया है कि every 2 of the 3 elections, प्रत्येक 3 इलेक्शंस में जो है, 2 इलेक्शंस में ऐसा हुआ है कि रूलिंग पार्टी ने चुनाव हारा है। साथ में इन द यूएस an incumbent or sitting elected representative rarely loses an elections। लेकिन यूएस के बारे में बोला जा रहा है कि जो सिटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है वो शायद ही बहुत कम जो है, रेयरली जो है चुनाव हारते हैं। इंडिया में बोला जा रहा है इन इंडिया अबाउट हाफ ऑफ द सिटिंग एमपी और एमएलए लॉस इलेक्शंस। लेकिन इंडिया में जो है क्या है कि जो सिटिंग एमपी हैं, एमएलए हैं, जो चुनाव जीतकर भी आए हैं, अगले चुनाव में वो क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं। लेकिन इसका ठीक उल्टा कहाँ है, अमेरिका में है ना। अमेरिका में क्या है कि जो सिटिंग एमपी है या पार्लियामेंटियन है वो शायद ही चुनाव हारते हैं। लेकिन अपने देश में क्या है कि लगभग जो सिटिंग एमपी और एमएलए होते हैं, जो चुनाव लड़ते हैं, अभी जीते हैं, और वो अगले इलेक्शंस में क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं। ऐसा देखने को ये जो है ट्रेंड इंडिया में मिलता है। कैंडिडेट्स who are known to have spent a lot of money on buying votes and those with known criminal connections often lose elections। देखिए, और वो कैंडिडेट, वैसा कैंडिडेट जो जिसे जाना जाता है क्या, किस चीज के लिए, कि अपने पैसे के बदौलत जो है वोट्स को क्या कर देगा, वो खरीदेगा, वो अक्सर जो है वो चुनाव में वो क्या हो जाता है, हार जाता है। या किसी कैंडिडेट का जो है क्रिमिनल कनेक्शंस होता है, उस कंडीशन में जो है वो अक्सर देखा गया है कि चुनाव, वो इलेक्शंस जो है वो क्या कर जाते हैं, लूज कर जाते हैं। Barring very few disputed elections, the electoral outcomes are usually accepted as people's verdict by the defeated party। लेकिन बोला गया है कि जो वर्डिक्ट आती है, जो आउटकम आता है, जो रिजल्ट होता है इलेक्शंस का, वो सारे पॉलिटिकल पार्टियों को क्या करना होता है, मानना होता है। अब देखिए आपका जो है चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। अब आपसे पूछा जाएगा, यहां से क्वेश्चंस भी आ सकता है आपका, व्हाट आर द चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, क्या क्या चैलेंजेस है ना। अब देखिए, चलिए करते हैं इसको। ऑल दिस लीड्स टू अ सिंपल कंक्लूजन, इलेक्शंस इन इंडिया आर बेसिकली फ्री एंड फेयर। बोला जा रहा है कि सिंपल कंक्लूजन क्या है कि इलेक्शंस जो इंडिया में होते हैं या करवाए जाते हैं वो फ्री एंड फेयर तरीके से हो। द पार्टी डेट विंस एन इलेक्शंस एंड फॉर्म्स गवर्नमेंट डज सो बिकॉज पीपल हैव चूजन इट ओवर इट्स राइवल। जो पार्टी जो है गवर्नमेंट बनाती है, जो चुनाव जीत कर आती है वो गवर्नमेंट बनाएगी, और वो जो गवर्नमेंट बनाएगी वो गवर्नमेंट इसलिए बनता है क्योंकि उस पार्टी को जो है किसने चुना है, लोगों ने चुना है ना। हर कंस्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव चुनकर लोग भेजे हैं, और वो रिप्रेजेंटेटिव जो है वो पॉलिटिकल पार्टी जो है क्या करेगी, वो गवर्नमेंट बनाती है। दिस में नॉट बी ट्रू फॉर एवरी कंस्टिट्यूएंसी। लेकिन बोला जा रहा है कि ये सभी कंस्टिट्यूएंसी के लिए सही नहीं है। क्यों ऐसा नहीं बोला गया, अ फ्यू कैंडिडेट्स में विन प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मनी पावर। ऐसा इसलिए नहीं बोला गया कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ चुनाव इसलिए जीत पाए हैं, इसलिए जीते हैं क्योंकि उनके पास क्या है, मनी पावर है ना, पैसे का पावर है। तो मनी पावर के कारण जो है वो चुनाव जीते। एंड अनफेयर मीन्स गलत तरीके से जो है चुनाव वो जीतते हैं। बट द ओवरऑल वर्डिक्ट ऑफ ए जनरल इलेक्शन स्टिल रिफ्लेक्ट्स पॉपुलर प्रीफरेंस। लेकिन बोला जा रहा है कि ओवरऑल जो वर्डिक्ट होती है, मैंने पहले ही बताया था कि 2-4 सीटों पे ऐसा हो सकता है कि ये जो है अपने इलेक्शंस के लिए चैलेंज हो सकता है कि फ्री एंड फेयर तरीके से करवा ले।
है ना, जहां पे 2-4 सीट पे ऐसा होता है कि वहां पे माल प्रैक्टिसेस यूज किए जाते हैं, रिगिंग यूज किया जाता है, लेकिन हर सीट पे नहीं हो सकता है ये, है ना। There are very few exceptions to this rule in the last 60 years in our country. This is what makes Indian elections democratic. इसलिए बोला जाए कि पिछले 60 सालों में ये एक्सेप्शन के रूप में देखा गया है। कुछ खास ही सीटों पे ऐसा हुआ है कि जो है माल प्रैक्टिसेस का यूज करते हुए, रिगिंग का यूज करते हुए जो है कोई कैंडिडेट जीत कर आए हैं, लेकिन ये एक्सेप्शंस में है। और इसलिए शायद बोला जा रहा है कि इंडिया में जो इलेक्शंस होता है, ये जो इलेक्शंस है, इंडिया को क्या बनाता है, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस बनाता है। उस वो जो इलेक्शन है डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं। Yet the picture looks different if we ask deeper question. Are people's preferences based on real knowledge? देखिए, लेकिन कुछ क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, तो वो जो क्वेश्चंस है वो पिक्चर से कुछ अलग दिखेगा। क्वेश्चंस क्या पूछा जा रहा है कि क्या लोग जो चुने हैं, लोगों ने जिसे अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना है, क्या उसके नॉलेज के आधार पे चुना है? क्या उनके पास भी, जो चुनने वाले लोग हैं, क्या उनके पास भी जो है रियल में नॉलेज है? नहीं है। हमने पढ़ा था, है ना, कि यहाँ जो है भारत में पुअर लोग करते हैं, पुअर पीपल करते हैं, अनएजुकेटेड करते हैं ज्यादातर। ऐसा नहीं कि एजुकेटेड लोग नहीं करते हैं, लेकिन टर्नआउट के मामले में जो है अनएजुकेटेड लोग ज्यादा है, अनपढ़ लोग, अशिक्षित लोग जो है, ज्यादातर लोग जो है वोटिंग कास्ट करते हैं। आर द वोटर्स गेटिंग अ रियल चॉइस? क्या लोगों को जो है रियल में चॉइस मिल रहा है ना? इज इलेक्शन रियली लेवल पेइंग फील्ड फॉर एवरीवन? क्या ये इलेक्शंस जो है सभी को बराबर का मौका दे रही है? कैन एन ऑर्डिनरी सिटीजन होप टू विन इलेक्शंस? क्या एक साधारण सा व्यक्ति जो है चुनाव जीतने का जो है सपना देख सकता है? देखिए, और ये सारे क्वेश्चंस के बारे में बोला जा रहा है कि दिस क्वेश्चंस ऑफ दिस काइंड बेयरिंग द मेनी लिमिटेशंस, है ना। ये इस तरह का जो है क्वेश्चंस क्या कर रहा है, हमारे लिमिटेशंस को दिखा रहा है, बेयर कर रहा है ना, ब्रिंग कर रहा है क्या, लिमिटेशंस। हाँ, हमारे ये सारे क्वेश्चंस जो है कुछ लिमिटेशंस दिखाता है, चैलेंजेस को दिखाता है ना। चैलेंज क्या है, आगे हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं। देखिए, मसिल मनी पावर, देखिए ये एक कार्टून दिया गया है आपके सामने। इस कार्टून में क्या दिखाया गया है वो देखिए, कि वोट डालने से पहले आप सोच समझ कर डालिए वोट, है ना। वोट कास्ट करने से पहले सोच समझ लीजिए कि किस नेताजी को, देखिए सारे नेताजी जो है हाथ जोड़ रहे हैं, हमें दे दीजिए, हमें वोट दे दीजिए, है ना। तो ये सोच रहे हैं, अभी देखिए इनको बड़ा दिखाया गया है। और वोट डालने के बाद देखिए उस पर्सन को कैसा दिखाया गया है। ये आज है, मतलब वोट जिस दिन डाल रहे हैं, हम लोग वोट दे रहे हैं उस दिन का ये फोटो है। और वोट देने के बाद, मतलब कल का दिन है ये, जब हम लोग वोट दे देंगे तब देखिए इस पर्सन को कहां दिखाया गया है ना। अब क्या चैलेंजेस है ना, जो चैलेंजेस के रूप में जो है आपका वो पढ़ने को है यहाँ पे। तो चैलेंजेस देखते हैं कि चैलेंजेस क्या है। Candidates and parties with a lot of money may not be sure of their victory, but they do enjoy a big and unfair advantage over a smaller parties and independents। देखिए बोला जा रहा है कि वैसे कैंडिडेट या पार्टीज जिसके पास बहुत पैसे हैं, जो बड़ी बड़ी पार्टियां होती है, वह पार्टी या वह कैंडिडेट जिसके पास जो है धन है, पैसे हैं, वो हो सकता है कि चुनाव न जीते, हो सकता है ना, हो सकता है कि चुनाव वो न जीते, लेकिन प्रभावित तो वो करेगा, है ना। मनी का यूज करते हुए, मनी पावर यूज करते हुए उसको एडवांटेज तो मिलेगा, है ना। पॉलिटिकल पार्टीज
जो छोटे छोटे जो पार्टीज होती हैं, जो छोटे छोटे पार्टी हैं उनके ऊपर जो है वो एडवांटेज लेंगे। जो इंडिपेंडेंट्स होते हैं, इंडिपेंडेंट्स बताया था ना, निर्दलीय, जो इंडिपेंडेंट्स होते हैं, जो निर्दलीय हैं, जो किसी दल से चुनाव नहीं लड़ रहे, वो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। जो इंडिपेंडेंट्स होते हैं, तो वैसे इंडिपेंडेंट्स कैंडिडेट को, और या तो स्मॉलर जो पार्टी होती है, जो छोटी छोटी पार्टियां होती है, उनको बड़ी पार्टियां उसको प्रभावित करती है पैसे से, है ना। इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री कैंडिडेट्स विथ क्रिमिनल कनेक्शन हैव बीन एबल टू पुश अदर आउट ऑफ द इलेक्टोरल रेस एंड टू सिक्योर ए टिकट फ्रॉम मेजर पार्टी। साथ में सेकंड जो है चैलेंज यह दिया गया है कि कंट्री के कुछ पार्ट्स में क्या है कि क्रिमिनल कनेक्शन वाले जो कैंडिडेट होते हैं, है ना, जो क्रिमिनल कनेक्शन वाले कैंडिडेट हैं, जिनका कनेक्शन जो है क्रिमिनल से है, वैसे कैंडिडेट जो है क्या करेंगे, दूसरे को जो है टिकट लेने से या इलेक्टोरल रेस से बाहर कर देंगे, है ना। कैसे बाहर करेंगे भाई, कोई कॉमन मैन है, ए है, और कोई जो है क्रिमिनल केसेस से लिंक्ड है, ये पर्सन एक कॉमन मैन है ना, ये कॉमन मैन है, साधारण व्यक्ति है, और ये कोई पॉलिटिकल पार्टी है ना, बी कोई पॉलिटिकल पार्टी है। ये कॉमन मैन जो है टिकट लेने जाएगी और ये भी जाएगा, है ना, जो क्रिमिनल केसेस से है, लिंक्ड है, जो क्रिमिनल कनेक्शन से लिंक्ड है, क्रिमिनल केसेस इसके ऊपर है, या किसी व्यक्ति से, किसी पॉलिटिशियन से उसका लिंक्ड है, तो आसानी से टिकट किसे दिया जाता है, आसानी से ये क्रिमिनल केसेस के ऊपर जो जो व्यक्ति जो है जिसके ऊपर केसेस है या जिसका कनेक्शन जो है क्रिमिनल से है, उसको आसानी से जो है क्या मिल जाता है, टिकट्स मिल जाते हैं। तो ये हमारे लिए क्या है, चैलेंजेस है, बिल्कुल बड़ा, बहुत बड़ा चैलेंज है कि कॉमन व्यक्ति को जो है वो टिकट से क्या कर, टिकट के रेस से बाहर कर देता है, उसको टिकट ही नहीं मिलता है। तो वही बातें बोली जा रही है कि क्रिमिनल कनेक्शंस हैव बीन एबल टू पुश अदर आउट ऑफ द इलेक्टोरल रेस, उसको इलेक्शंस के रेस से जो है क्या कर देता है, बाहर कर देगा, एंड टू सिक्योर ए टिकट फ्रॉम मेजर पार्टी। सम फैमिलीज टेंड टू डोमिनेट पॉलिटिकल पार्टीज, टिकट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू रिलेटिव्स फ्रॉम दीज फैमिलीज। देखिए कुछ परिवार या फैमिलीज ऐसे हैं जो किसी पॉलिटिकल पार्टी में डोमिनेट करते हैं, मतलब एक फैमिली का जो है वो पार्टी बनकर रह गई है ना, किसी एक फैमिली का पार्टी बनकर रह गई है। टिकट जो है चुनाव में, इलेक्शंस के दौरान टिकट जो है अपने फैमिली मेंबर्स को ही देने का काम करती है। तो ये भी क्या है अपने कंट्री में इलेक्शंस का, ये क्या है, एक आपका चैलेंज है ना। वेरी ऑफन इलेक्शंस ऑफर लिटिल चॉइस टू ऑर्डिनरी सिटीजन्स फॉर बोथ द मेजर पार्टी आर क्वाइट। देखिए बोला जा रहा है कि अक्सर क्या है कि इलेक्शंस जो है लिटिल चॉइस देती है, बहुत कम चॉइस देती है, किसको, ऑर्डिनरी सिटीजन को, साधारण व्यक्ति को जो है लिटिल चॉइस मिलता है। साथ में स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सफर ए ह्यूज डिसएडवांटेज कंपेयर टू बिगर पार्टी। साथ में जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, है ना, और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है या छोटी छोटी जो पार्टियां हैं, उनको सफर करना पड़ता है ना, उनको सफर करना पड़ता है। किसका सफर करना पड़ता है, किस चीज का भाई, सफर है ह्यूज डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज जो है उनको होता है किस बात का, और किससे, तो कंपेयर टू बिगर पार्टीज, जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, है ना, जो बड़ी पार्टियां हैं वो छोटी पार्टियों को क्या करते हैं, पैसे के दम पे क्या करेंगे, वो जो इंडिपेंडेंट व्यक्ति है पैसे के दम पे इसको जो है हो सकता है कि चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है, या वोटर्स को क्या किया जा सकता है, खरीदा जा सकता है, वोटर्स को डराया जा सकता है। तो छोटी छोटी जो पार्टियां होती है ना, या जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं उनको सफर करना पड़ता है। दीज चैलेंजेस एग्जिस्ट नॉट जस्ट इन इंडिया बट ऑल्सो इन मेनी इस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेसीज। बोला जा रहा है कि ये जो चैलेंजेस है वो सिर्फ भारत में चैलेंजेस देखने को नहीं मिला है ना, दुनिया में और भी जहां
डेमोक्रेसी स्टैब्लिश है, जहां पे लोकतंत्र है, वो हर कंट्रीज में ये देखने को वहां पे भी आपको ये चैलेंजेस मिल जाते हैं। दिस डीपर इश्यूज आर मैटर ऑफ कंसर्न फॉर दोज हु बिलीव इन डेमोक्रेसी। लेकिन बोला जा रहा है कि जो डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, विश्वास रखते हैं, उनके लिए चिंता का विषय है ना, वो चिंतित हो सकते हैं इस टॉपिक से, इस चैलेंजेस से। That is what, yeah, that is why citizens, social activists, and organizations have been demanding reforms in our electoral system. Can you think of some reforms? What can an ordinary citizen do to face these challenges? देखिए, बोला जा रहा है कि इसलिए जो सिटीजन्स है, जो यहाँ के भारत के लोग हैं, साथ में जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो काफ़ी जो है संस्थाएं हैं, उनका डिमांड आ रहा है, डिमांड उनके द्वारा किया जा रहा है कि इलेक्टोरल सिस्टम, ये जो चुनाव का प्रक्रिया है ना, उसमें कुछ रिफॉर्म किया जाए, उसमें कुछ बदलाव किए जाए। और आपसे फिर पूछा जा रहा है कि उसमें से क्या रिफॉर्म्स करने की जरूरत है, क्या जो है बदलाव या चेंजेस करने की जरूरत है, आप बता सकते हैं, आप जो है सोच सकते हैं। व्हाट कैन ऑर्डिनरी सिटीजन टू डू टू फेस दिस चैलेंजेस। और एक साधारण व्यक्ति जो है इस चैलेंज को फेस करने के लिए क्या कर सकता है ना। तो चैलेंजेस हमने पढ़ा। देखिए, ये कुछ पॉइंट है, चेक योर प्रोग्रेस, इसको हम लोग देख लेते हैं। Here are some facts on Indian elections. Comment on each of these to state whether they reflect the strength of the weakness of our electoral system. देखिए, कुछ यहाँ पे फैक्ट्स है जो दिए गए हैं और उसके ऊपर आपको कमेंट करना है कि बताइए कि क्या ये रिफ्लेक्ट करता है स्ट्रेंथ को और ये वीकनेस को शो करता है, हमारे इलेक्टोरल सिस्टम के स्ट्रेंथ को शो करता है ना, या हमारे इलेक्टोरल सिस्टम की ये वीकनेस को शो करता है, वो बताना है। पहला है आपका द 16th लोकसभा है 12% वुमेन मेंबर। बोला जा रहा है कि जो 16वां लोकसभा इलेक्शन हुआ उसमें कितने परसेंट वोमेन जो है चुन कर गए हैं, तो बोला जा रहा है कि 12%। समझिए, मात्र जो है 12% वोमेन है, 12%, 12% है, 12% वोमेन है सिर्फ, सोच लीजिए। तो ये हमारे इलेक्टोरल सिस्टम के स्ट्रेंथ को शो कर रहा है या वीकनेस को शो कर रहा है, ये आपके ऊपर है, आप बताना। ठीक है। द इलेक्शन कमीशन ऑफन refuses to accept the government's advice about when the elections should be held। देखिए, बोल जा रहा है कि इलेक्शंस कमीशन जो है क्या करती है, रिफ्यूज कर जाती है, गवर्नमेंट के एडवाइस को रिफ्यूज कर देती है, गवर्नमेंट के सलाह को जो है मानने से इनकार कर देती है, और इलेक्शंस कमीशन जो है इंडिपेंडेंटली रूप से काम करना चाहती है या करती है जब इलेक्शंस होता है। तो ये हमारे लिए मतलब इलेक्टोरल सिस्टम का क्या ये स्ट्रेंथ है या वीकनेस है, वो आप बताओ, है ना। The 16th Lok Sabha has more than 440 members whose assets are more than ₹1 crore। देखिए, 16वां लोकसभा इलेक्शंस में क्या हुआ, जो मेंबर जीत कर आए उसमें 440 मेंबर्स से ज्यादा ऐसे मेंबर्स हैं, है ना, जिनके पास संपत्ति, एसेट मतलब क्या, संपत्ति, जिनके पास प्रॉपर्टी कितना है, 1 लाख से 1 करोड़ से ज्यादा है। मतलब 440 ऐसे मेंबर हैं जिनके पास संपत्ति कितना है, 1 करोड़ से ऊपर है। अब सोच लीजिए, तो ये इलेक्शंस में प्रभावित करेगा कि नहीं करेगा। जो इंडिपेंडेंट होगा, जो ऑर्डिनरी पीपल होगा, जो साधारण व्यक्ति होगा, अगर वो चुनाव लड़ना चाहता है तो ये पैसे वाले कैंडिडेट, ये पैसे वाले भैया जो हैं, है ना, वो चुनाव में प्रभावित तो करेंगे, वोटर्स को खरीदने की कोशिश तो करेंगे। तो बताइए, यह इलेक्टोरल सिस्टम का स्ट्रेंथ को दिखा रहा है या वीकनेस को दिखा रहा है। आपका नेक्स्ट पॉइंट है, आफ्टर लॉसिंग एन इलेक्शन द चीफ मिनिस्टर सेड आई रिस्पेक्ट द पीपल्स वर्डिक्ट। अगर कोई चीफ मिनिस्टर है और अगले इलेक्शन में वो क्या हो गया, इलेक्शन जब हुआ तो वो इलेक्शन हार गए और उस चीफ मिनिस्टर के द्वारा एक वर्डिक्ट आता है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि मैं इस वर्डिक्ट को, ये चुनाव परिणाम जो आया, जो रिजल्ट आया,
उसका सम्मान करता हूं। तो बताइए ये हमारे स्ट्रेंथ को शो कर रहा है या वीकनेस को शो कर रहा है ना। और इस तरीके से आपका ये चैप्टर क्या हो गया, समाप्त हो गया। और प्रिय बच्चों, क्लास 10th के जो बच्चे हैं अगर आपसे रिलेटेड होंगे तो उनके लिए जो है टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया जा रहा है अगले संडे से, है ना। मतलब दिसंबर का फर्स्ट वीक में जो है आपका वो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रहा है क्लास 10th के लिए। और वो टेस्ट सीरीज रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रहेगा, है ना। तो अपने नजदीकियों को, जो अपने रिलेटिव्स को, अगर आपके कोई दोस्त होंगे तो उनको तक ये मैसेज जो है उनके पास ये मैसेज को पहुंचा दिया जाए। और चलिए मिलते हैं फिर दूसरे सेशन में दूसरे टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए गुड बाय।